हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है आपका पीवाईक्यू सीरीज के सेकंड पार्ट में। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ एंड प्रैक्टिस, जो आपका एक यूनिट होता है, और साथ ही साथ जो आपका कंपनी लॉ है उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर 2023 में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसको इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर उस पर डिटेल चर्चा हम लोग करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग के जो भी पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए थे, 2023 में क्वेश्चन आए थे, उस पर हमने डिटेल चर्चा करी थी। और हर एक डाउट को मैंने क्लियर करवाया था। पीवाईक्यूज में जितने भी प्रैक्टिकल्स आए थे, एजर्शन रीजंस थे, मैच लिस्ट थे, उन सब पे हमने चर्चा करी थी। तो आई होप आपने उन सेशन को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यार जाओ, यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसे जाकर सबसे पहले देख कर आओ। ठीक है। तो आज हम लोग लॉ एंड प्रैक्टिस में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा एग्जाम टाइम के ऐप के बारे में। इसे जाके आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वेरियस पीडीएफ्स और पीपीटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ फ्री कंटेंट और भी यूजफुल कंटेंट, मॉक टेस्ट भी आप यहां से एंजॉय कर सकते हो। अगर आप एग्जाम टाइम के कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो वो भी आप इस पर्टिकुलर ऐप से ही परचेज कर पाओगे, स्टोर सेक्शन में जाकर। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, सीयूईटी पीजी एमकॉम के लिए 2024 का बैच लॉन्च कर दिया गया है, जहां पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, डाउट सेशंस करवाए जाते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स इसके अंदर है। तो जाकर आप इस बैच को ज्वाइन करो। बेहतरीन बैच है, चीजों को आपके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर की गई है, आपके डोमेन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर की गई है, जनरल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर की गई है। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग तो दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आपकी स्क्रीन के सामने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखो, आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव कर लो सेटिंग में जाके, सो दैट चीजें आपको क्लियर दिखे। ठीक। तो ये रहा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन रीजन है। एजर्शन यहाँ पे क्या दिया गया है, पढ़ लेते हैं इसे। मोहित एग्रीज टू पे नीलेश। मोहित यहाँ पे एग्री कर रहा है कि वो नीलेश को 1000 रुपए पे करेगा इन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। To write, Nilesh agrees to write him for 100 pages within the 5 minutes. This is not a valid contract. क्या बोला गया? मोहित जो है यहाँ पे एग्री कर रहा है कि वो नीलेश को 1000 रुपए पे करेगा अगर नीलेश 5 मिनट के अंदर अंदर 100 पेज लिख देता है। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो क्या तुम्हारे हिसाब से एजर्शन सही है? रीजन क्या कहता है? एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप इम्पॉसिबल चीज को करने की बात कर रहे हो, वो क्या होता है? वो वॉइड होता है। तो बिल्कुल सही है ये। तो रीजन तो यार सबसे पहले क्लियर हो गया कि रीजन जो है हमारा वो करेक्ट है। अब एजर्शन क्या कहता है कि मोहित जो है एग्री कर रहा है कि वो नीलेश को 1000 रुपए पे करेगा अगर नीलेश 5 मिनट के अंदर अंदर वो 100 पेज लिख देता है। तो क्या तुम्हारे हिसाब से ये पॉसिबल है ये चीज? जल्दी बताओ, सोचो इस पे ध्यान से, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो दोनों स्टेटमेंट को। तो मैं बता दूं, ए तो यहां पे गलत है। दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 हो सकता है। क्योंकि इसलिए देखो, यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, तुम भी कमेंट सेक्शन में रखना, और जो भी इसके आंसर्स होंगे वो हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट्सएप चैनल का भी मैंने लिंक भेज दिया, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। मोहित यहाँ पे एग्री कर रहा है कि वो नीलेश को 1000 रुपए पे करेगा। ठीक है, 1000 रुपए पे करेगा अगर नीलेश 5 मिनट में 100 पेजेस लिख देगा। तो ये 5 मिनट में 100 पेजेस लिखना पॉसिबल है? द आंसर इज नो सर, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या, इम्पॉसिबल एक्ट है। ठीक है सर, ये इम्पॉसिबल एक्ट है। तो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बिल्कुल सही है सर, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इम्पॉसिबल काम को, इम्पॉसिबल एक्ट को आप अगर उसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट कर रहे हो तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो एजर्शन तो सही है सर। रीजन कहता है एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट, जो कि इम्पॉसिबल है खुद में, वो वॉइड होता है। तो रीजन भी सर सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तुम्हें अगर कुछ डाउट है तो टेलीग्राम पे बताना या कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है, इस चीज को पढ़ लेना चाहो तो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जो पीडीएफ्स होंगी वो आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से भी और साथ ही साथ ऐप से भी। टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगी और ऐप पे भी, दोनों पीडीएफ्स आपको देखने को मिल जाएंगे।
टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। द डैश इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी जिसके अंदर बेसिक कंडीशंस इनकॉर्पोरेट की गई होती हैं। कौन से बेसिक कंडीशंस? कंपनी की बेसिक कंडीशंस। ठीक है, बेसिक कंडीशंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है सर, ये तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो होनी तो नहीं चाहिए सर। क्या, जल्दी बताओ, या मेमोरेंडम या फिर प्रोस्पेक्टस, क्या होगा? फटाफट इसका आंसर आराम से सोचो और बताओ मुझे। मुझे जहां तक मालूम है आर्टिकल्स में रूल्स ऐसा होता है क्या? मुझे तो नहीं पता यार, जल्दी बताओ। सर कंफ्यूज कर रहे हो। चलो यार, इसका आंसर जो होगा वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्यों होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? बात कर लेते हैं एमओए के बारे में। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि डिफाइन करती है कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को। जितने भी फंडामेंटल कंडीशंस होते हैं जिसपे कंपनी अलाउड होती है इनकॉर्पोरेट होने के लिए, ठीक है, उसके ऑपरेशंस के बारे में सारी बातें एमओए में की गई होती है। एमओए इज रिक्वायर्ड टू बी फील्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। एमओए बेसिकली फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, तो सारी फंडामेंटल बातें इसी में की गई होंगी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कंपनी की नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, लायबिलिटी क्या है मेंबर्स की, और ऑथराइज कैपिटल क्या है कंपनी का। तो एक एमओ एक वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। ये कंपनी के एक्टिविटीज का स्कोप डिफाइन करता है। द कंपनी कैन नॉट अंडरटेक एनी एक्टिविटी दैट इज नॉट मेंशन्ड इन एमओए। अगर कंपनी एमओए के बाहर जाकर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करती है तो वो एक्टिविटी वॉइड कहलाएगा, और उसे हम लोग अल्ट्रा वायर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? अल्ट्रा वायर्स। एनी एक्टिविटी विच इज डन बियॉन्ड द एमओए, विच इज एक्टिविटी विच इज नॉट मेंशन्ड इन एमओए, तो उसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, क्या नाम देते हैं? अल्ट्रा वायर्स। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो रूल बुक होता है कंपनी का। ये कंपनी के रूल्स और ऑब्जेक्टिव्स को ले डाउन करता है, और जो कि हर एक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म्ड, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर आल्सो फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज ऑपरेशन एंड इट्स पर्पस। These law regulate the internal affairs of a company, and there are two important set of documents that define the objective of the government company. As per section 2 डिफाइन किया गया था, as per section 2 clause 5 of the Companies Act 2013, article of association has been defined as AOA of the company is originally framed or altered or applied in the persuasion of previous act, previous company law or this act. previous का मतलब है इससे पहले वाली जो 2013 से पहले कौन सी थी? कंपनी 1956 हुआ करती थी ना। तो कोई भी प्रीवियस एक्ट में या फिर प्रेजेंट वाले एक्ट के अकॉर्डिंग ही चीजें यहाँ पे की जाएंगी। तो अल्टीमेटली हमें समझना यह है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स होता है, बायलॉज होता है। ठीक है, जो वही हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये बेसिक कंडीशंस की बात करता है, फंडामेंटल कंडीशंस की बात करता है, जिसके बेसिस पे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है, अगर कोई भी एक्टिविटी इसके बियॉन्ड हम जाकर करते हैं तो उसे हम अल्ट्रा वायर्स नाम देते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे एग्जाम में ही पूछा गया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से असर्शन रीजन है, ए एग्री कर रहा है कि वो लैंड बेचेगा बी को एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय सी, लेकिन सी क्या कर दे रहा है? रिफ्यूज कर दे रहा है प्राइस फिक्स करने से। तो द कॉन्ट्रैक्ट इज इनफोर्सेबल। भाई गलत है ये चीज। रीजन बताया गया कि द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इनफोर्सेबल एंड वैलिड अगर टर्म्स की सर्टेनिटी होगी। बिल्कुल सही, रीजन सही है। रीजन क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी इनफोर्सेबल होगा, या कॉन्ट्रैक्ट जो भी इन्फोर्स किया गया उसे वैलिड तभी माना जाएगा जब उसके टर्म्स जो होंगे वो सर्टन होंगे, जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी उसमें सर्टेनिटी होगी, क्लैरिटी होगी। तो सर रीजन तो सही है लेकिन एजर्शन गलत है। तो इसका मतलब है सर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 ही होगा। एक्सप्लेनेशन की अगर बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल इफ इट हैज ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक सर्टेनिटी भी एक एसेंशियल एलिमेंट के अंदर आ जाता है जो कि एजर्शन में मिसिंग है। यहां पे बोला गया कि जो लैंड की प्राइस है वो सी फिक्स करेगा, लेकिन सी जो है प्राइस फिक्स करने से मना कर दे रहा है। तो चीजें यहाँ पे सर्टेन नहीं है कि कौन प्राइस फिक्स कर रहा है, तो एजर्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। वही रीजन क्या बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी, जो जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्स किया गया है, उसे वैलिड तभी माना जाएगा जब उसके जो भी टर्म्स होंगे वो क्लियर होंगे, सर्टेन होंगे। क्लियर? तो ये रीजन सही है हमारा। फिर से एजर्शन रीजन पूछा गया है आपसे। वन इज लेवल एज एजर्शन एंड सेकंड वन इज रीजन। एजर्शन पढ़ते हैं, इन केस ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। क्या बोला गया? फुल्ली पेड अप शेयर्स। फुल्ली पेड अप शेयर्स में क्या होता है? पता है ना? फुल्ली पेड अप शेयर
मेंबर्स कैन नॉट बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट एनी फर्दर। मेंबर्स से आप कभी एक्स्ट्रा फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करने को नहीं बोलोगे अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या बोला गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। फुल्ली पेड अप शेयर का कंपनी है, सॉरी, फुल्ली पेड अप शेयर का केस है। शेयर्स के जो भी, जैसे फुल्ली पेड अप का क्या मतलब होता है, 10 रुपए के शेयर्स थे, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल, 2 रुपए का सेकेंड कॉल, 4 हो गया। फिर मान लो तुम 4 रुपए का, तुम मान लो अपना फर्स्ट फर्स्ट कॉल हो गया, 8 हो गया, और फाइनल कॉल मान लो 2 रुपए का था। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से सारे कॉल के पैसे ले लिए हैं, मतलब पूरा पेमेंट 10 रुपए का जो होता है वो हो गया है। तो ये फुल्ली पेड अप शेयर का केस बन गया। तो क्या कंपनी अपने मेंबर से फ्यूचर में, अगर कंपनी बाय चांस लिक्विडेशन में जाती है, तो क्या वो उससे पैसे मांग सकती है? फुल्ली पेड अप शेयर का केस है। रीजन देखो क्या बताया गया। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स। एक मेंबर की लाइबिलिटी तभी रह जाती है, कब तक? जो अनपेड वैल्यू होते हैं तब तक रह जाती है। आराम से समझो, सुकून से समझो। 10 रुपए का शेयर प्राइस है, 2 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए है, और फाइनल कॉल पे कितना हो गया? 2 हो गया, 2 2 4, 4 4 8 और 10 हो गया। बोला गया, रीजन का समझ रहे हैं यहाँ पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक मेंबर की लाइबिलिटी, मान लो मिस्टर ए भाई साहब हैं, उनसे फर्स्ट कॉल का एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, अलॉटमेंट का ले लिया, और फर्स्ट कॉल का पैसा ले लिया, अभी फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। तो जो मिस्टर ए की जो लाइबिलिटी रह जाएगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल के लिए ही रह जाएगी, 2 रुपए के लिए ही रह जाएगी। ये कहने का मतलब है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग अनपेड ऑफ द शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय देम। तो बिल्कुल सही है सर, रीजन तो सही है। एजर्शन क्या कहा था? एजर्शन समझते हैं यहाँ पे हम। एक मिनट। एजर्शन क्या कहा था कि, अरे यार, एक मिनट भाई, रुक जाना, मैं चेक कर लेना, कुछ दिक्कत है यहाँ पे आपके ओपनिंग में। देखो, एजर्शन क्या कहा था? एजर्शन ये कह रहा था कि फुल्ली पेड अप शेयर का केस है। मतलब यहाँ पे फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि आपने जितना भी दे दिया, आपकी जो लाइबिलिटी रहती है बस शेयर्स तक ही रहती है। ये चीज तो पता ही है तुम्हें। फुल्ली पेड अप शेयर का है। अब जो शेयर मिस्टर ए भाई साहब थे, उन्होंने पूरा पैसा अपना पे कर दिया, तो क्या हम मिस्टर ए से फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करने को बोल सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों बोलोगे यार? वो फुल्ली पेड अप शेयर का केस है, तो अगर उसने पे कर दिया है तो आप क्यों बोलोगे उससे? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड assertion एंड रीजन इज करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझना, क्यों रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। पढ़ना, अच्छा एक स्लाइड मिसिंग है, मैं तुम्हें समझाता हूँ यहाँ पे। कहने का मतलब क्या है, ये बात कर रहा है फुल्ली पेड अप शेयर की, ये बात कर रहा है मेंबर के लाइबिलिटी की। समझ पा रहे हो? यहाँ पे बात हुई है लिक्विडेशन की। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाता है तब आप उससे पैसा नहीं मांग सकते हो, क्योंकि फुल्ली पेड अप शेयर का केस है। तो ये जो सिनेरियो है ये कंप्लीटली डिफरेंट है। रीजन क्या बोल रहा है कि जो मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो उसके लिमिटेड अमाउंट तक होती है। तो रीजन में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है? लायबिलिटी की बात हो रही है, ना कि फुल्ली पेड अप शेयर या फिर कंपनी के लिक्विडेशन की बात हो रही है। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ की बात कर लेते हैं। पब्लिक कंपनी, यहाँ पे क्या पूछा गया है? पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दो है। यहाँ पे इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पब्लिक कंपनी रिक्वायर्स 1 लाख एज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल वाइल ए प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्स 5 लाख। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा क्या, कंप्लीटली गलत है। उल्टा बोल दिया गया है। प्राइवेट कंपनी जो होती है उसे 1 लाख का चाहिए होता है, और पब्लिक कंपनी का 5 लाख चाहिए होता है। तो ये तो चलो गलत है। बोला गया देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी, वहीं पे जो प्राइवेट कंपनी में होंगे वो 2 होंगे। चलो देखते हैं। पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड मिनिमम 2 मेंबर्स वाइल प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्ड 7 मेंबर्स, और मैक्सिमम जो अमाउंट है वो बोला गया है वो अप टू 200 हो सकते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। चलो, इसको हम लोग एक समझते हैं प्रॉपर डिफरेंस चार्ट से। आंसर देख लो। वैसे आंसर की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है 2, कि पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और जो हमारा प्राइवेट कंपनी होता है उसमें 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। डिफरेंस चार्ट से समझो। यहाँ पे जो भी बातें की गई है वो यहाँ पे टोटली क्लेरिफाई किया गया है। पहला डिफरेंस यहाँ पे देख लो। स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ। पब्लिक कंपनी क्या होता है? जो कि शेयर मार्केट में रजिस्टर हो और पब्लिक सब्सक्राइब कर सकती हो।
इसमें मिनिमम 7 मेंबर है और मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं होता है। तो 200 वाला केस तो कंप्लीटली हट गया। और जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट था, तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला था कि कंपनी, पब्लिक कंपनी में 2 मेंबर्स होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 7 मेंबर होने चाहिए। क्या ऐसा नहीं, ऐसा है, उल्टा बताया गया है। पब्लिक कंपनी में 7 होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए, और उसमें उल्टा बोला गया है, तो वो भी गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो था हमारा डायरेक्टर्स वाला, एटलीस्ट पब्लिक में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और प्राइवेट में 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये चीजें क्लियर हो गई तुम्हारी। और 200 मेंबर्स की जो बात की गई वो सिचुएशन होता है किसमें, प्राइवेट कंपनी के केस में वो सिचुएशन होता है, ना कि पब्लिक कंपनी के केस में होता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया था यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। आंसर अगर देख लियो तो ईमानदारी रखना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? सर बिल्कुल है। प्रोमिसरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, गलत है, ऐसी बात नहीं होती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक, ये तीनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। समझते हैं इसको डिटेल में। यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है, प्रोमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 में, जहां पे आप प्रॉमिस करते हो कि आप एक सर्टेन अमाउंट जो होगे पे होगा आप उसे पे करोगे। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आप इसे एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया गया सेक्शन 5 में, ये भी एक प्रोमिसरी नोट है, सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और चेक की बात की गई है सेक्शन सी में, और ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो तीनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनकी जो बातें की गई हैं, इन कहानी है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पुटअप हर साल किए जाते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने आया। आगे तो वैसे असर्शन रीजन था, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस कर रहे हैं कि सेव करेंगे अदर, दूसरे को, फ्रॉम द लॉस कॉज्ड टू हिम, जो लॉस हुआ है बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी से क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या गारंटी में ऐसी बातें होती हैं? सोच कर देखो तुम। फिर आता है स्टेटमेंट 2, अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने की बात की जा रही है अगर डिफॉल्ट हो जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी ऐसा होता है? द आंसर इज नो। दोनों उल्टा सिचुएशन रखा गया है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी पढ़ो और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ो, उल्टा कर दिया गया वहां पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे वन पार्टी क्या प्रॉमिस करता है कि वो सेव करेगा फ्रॉम अदर लॉस कॉस्ट टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर और अनदर पर्सन। उस स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो गारंटी होता है? नहीं भाई साहब, ये होती है इंडिमिनिटी। और जो दूसरा स्टेटमेंट होता है ये होता है गारंटी। तो इन दो चीज का ध्यान रख लेना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतनी सी कहानी थी लॉ में भी टोटल आपके 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मैंने अकाउंट्स करवाया था, अकाउंट्स में 8 क्वेश्चन थे इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो बहुत ही अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो इन सारी चीजों को अच्छे से कवर अप करके जाना एग्जाम में। ठीक है, साथ ही साथ जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं एमकॉम के बैच में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट कोर्स को। बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, धीरे धीरे इस कोर्स को और भी अपग्रेड किया जा रहा है। ऐप के स्टोर सेक्शन में अवेलेबल है, कंप्लीट कवरेज होगी चीजों की, टेस्ट दे सकते हो यार, नोट्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, और साथ ही साथ वहां पे आप पीवाईक्यूज को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अगर इंटरेस्टेड हो तो जाओ एग्जाम टाइम ऐप में, स्टोर सेक्शन में कोर्स है, वहां से परचेज करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।